शब्द कुछ और कहलाते हैं, एक समय में कुछ और शब्द। जैसे आज के टाइम में किसी आदमी से हम ये कहें कि देखो और ऐसा है कि हमें बलि चढ़ाना पड़ेगा, बलि देना पड़ेगा, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? मोस्टली कि हत्या करने की बात कर रहे हैं, कोई ना कोई मरेगा इसमें। लेकिन ऋग वैदिक काल के समय में जब आर्य हुआ करते थे तो बलि का मतलब होता था दान। सोचिए, बलि का मतलब होता है दान, दान देना। अब उस समय का दान और आज के समय का बलि का मतलब दूसरा मामला। अब बलि के साथ साथ हम क्या जोड़ देते हैं? बलि का बकरा, बलि का बकरा चढ़ रहा है। तो ये सारी चीजें। तो देखिए, आर्य सप्त सैंधव प्रदेश में रहे और सप्त सैंधव प्रदेश के अंतर्गत 7 नदियों का क्षेत्र हुआ करता था, जिसमें सिंध नदी, उसके बाद वितस्ता, अस्किनी, परुसड़ी, बिपाशा, सतुदी और कौन सी? सरस्वती। सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी है, इसीलिए इसे माते तमा या नदी तमा के नाम से जाना जाता है। अब जाहिर सी बात है, जो नदी सबसे पवित्र है वो सबसे पूजनीय भी होगा उस समाज के लिए, तो ये लोग उसको पूछते भी थे। सिंध नदी को उस समय हिरण्य नदी या हिरण्या नदी कहते थे, वितस्ता को झेलम और अस्किनी को चेनाब और परुसड़ी को रावी और बिपाशा को ब्यास, सतुदी को सतलज और वो सरस्वती का मतलब सरस्वती हुआ करता था। ऋग वैदिक काल में टोटल नदियों का उल्लेख कितना मिला है? 21 नदी। और इस बात की चर्चा किस मंडल में मिला है? 10वें मंडल में मिला हुआ है। उसके बाद ये देखिए, ऋग्वेद में जो सर्वाधिक उल्लेख किया गया है किस नदी का किया गया है? सिंध नदी का। तकरीबन कितनी बार? 55 बार किया गया है। और सबसे पहली बार किस नदी का उल्लेख किया गया है? गंगा नदी। सबसे अंतिम बार किसका उल्लेख किया गया है? गोमल नदी। यमुना नदी का उल्लेख 3 बार, गंगा नदी का उल्लेख केवल एक सिंगल बार किया गया है। ठीक है। उसके बाद हम लोग ये पढ़े थे कि ये जो हिमालय पर्वत हुआ करता था, ऋग्वेद का जो 9वां मंडल था, उस 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा की गई है, जो कि सोम रस से संबंधित थी। ये वो लोग पूजा पाठ में आवाहन करते थे इनके लिए। उसके बाद आपने ये देखा कि जो सिंध घाटी सभ्यता के अंतर्गत जब जो खत्म हो गया और आर्य भारत में आए, तो आर्य कहाँ से कहाँ तक विस्तार किए? इधर पश्चिम में आपके पूर्व के क्षेत्रों में गंगा का जो पश्चिमी पूरा इलाका था वहाँ से लेकर के इस अगर साउथ वाले क्षेत्र में देखें तो अरावली के पूरे रेंज तक, और इधर आप पश्चिम क्षेत्र में देखें तो कुंभा नदी अफगानिस्तान तक, और उत्तर की तरफ देखें तो पश्चिमी हिमालय तक का इन लोगों का विस्तार हुआ करता था। लेकिन जब आर्य आए तो आर्य के संबंध में ये है कि आर्य जब कुछ दिन रहने लगे तो यहाँ पर भारत में कई सारे युद्ध हुए। उस युद्धों के संबंध में हम लोगों ने ये देखा कि 10 राजाओं ने मिल करके एक युद्ध किया, दशराज्य युद्ध, दशाराज्य भी कहते हैं इसको। इस युद्ध में भरत और पुरु कबीला मिल करके आगे चल के क्या बन जाता है? कुरु। और कुरु मिलके और पंचाल मिलके क्या बन जाता है? वो कुरुक्षेत्र के अंतर्गत, ये कुरु क्षेत्र के अंतर्गत कुरु कबीला ही रहता है। आगे चल के उसकी राजधानी की जाती है हस्तिनापुर। पांडव कौरव का युद्ध होता है, इसके बारे में हम लोग समझे थे। 10 राग युद्ध में ये होता है कि 10 राजा लोग क्या करते हैं? किससे लड़ाई करते हैं? सुदास से लड़ाई करते हैं। हालांकि आगे अभी हम इसको देखेंगे क्यों लड़ाई हो रही है, क्योंकि जो राजा सुदास रहता है इसका, इनके जो पुरोहित होते हैं, पुरोहित समझ रहे ना, जैसे कोई भी राजा है तो उस राजा का सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसके वहाँ जो मंत्र पूजा पाठ करे। जैसे कोई एक राजा है किंग, तो किंग की सबसे खास बात क्या है कि वो जब भी शासन करेगा वो अपने शासन के साथ साथ एक व्यक्ति अब हर राय लेने के लिए रखेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? पुरोहित। और जो पुरोहित हुआ करते थे, समझिए कि वही जो उनको हर मामले पर राय देते थे। तो राजा सुदास के जो पुरोहित बनाए गए थे शुरुआत में, वो पुरोहित बनाए गए थे गुरु वशिष्ठ। गुरु वशिष्ठ इनको पुरोहित बनाया था इसमें, लेकिन कुछ कारणवश इनको पुरोहित के पद से हटा देता है और इनके स्थान पर पुरोहित के तौर पर एक नया पुरोहित वो जोड़ देते हैं, गुरु विश्वामित्र को। अच्छा ये बताइए, अगर किसी को पुरोहित के तौर पर हटा दे कोई राजा तो उसको तो बुरा लगेगा, तो ये नाराज हो जाते हैं और नाराज होकर के क्या करते हैं? 10 राजाओं का एक संघ तैयार करते हैं और इसी संघ को हम क्या बोलते हैं? 10 राजाओं का संघ। और यही कबीला मिल करके क्या करता है? सुदास से युद्ध लड़ता है।
लेकिन सुदास क्योंकि ताकतवर था, ज़्यादा शक्तिशाली था, तो इन 10 राजाओं को अनु, द्रुह, यदु, तुर्बस, पक्त, भलाना, शिवी, विषाणिन, अनिल, आपने कल देखा ही था, वो 10 के 10 राजाओं को क्या करता है, वो पराजित कर देता है। खास बात ये रहता है कि इन 10 राज्यों में 2 टाइप के लोग रहते हैं। 5 राजा वो रहते हैं जिनको हम कह सकते हैं कि वही सेम चीज जो आर्य हैं वही हैं, और 5 राजा कबीलेगढ़ वो रहते हैं जो अनार्य हैं। समझ रहे ना, मतलब 5 आर्य और 5 अनार्य मिल करके गुरु वशिष्ठ ने क्या किया था, एक संगठन बनाया था, किससे लड़ने के लिए, सुदास से लड़ने के लिए। लेकिन होता क्या है, इस युद्ध में सुदास की ही विजय प्राप्त होती है और गुरु वशिष्ठ हार जाते हैं। इसलिए नाराज हुए थे क्योंकि पुरोहित के पद से उनको हटाया था। वो हम लोगों ने ये देखा कि सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी उस समय का परिवार। परिवार मतलब कुल जो गांव का सबसे छोटा इकाई है, या पूरी राजनीति व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई है, समाज की सबसे छोटी इकाई है परिवार। परिवार सबसे छोटी इकाई, और इसका मुखिया कौन होता था, पिता, बड़ा भाई, या उसको क्या बोलते थे, कुलप या कुलपति। इससे बड़ा कई परिवार मिलकर के क्या बनते थे, गांव। यही कई परिवार का जो मुखिया होता था, गांव का जो मुखिया होता था, उसको हम बोलते थे ग्रामीण। कई गांव मिलकर के, लगभग 20 गांव मिलकर के क्या करते थे, क्या बन जाते थे, 20, और 20 का मुखिया क्या होता था, विषपति। और कई 20 मिलकर के क्या बनते थे, जन, और जन को मिला करके जो उसका मुखिया होता था उसको क्या बोलते थे, राजन या जनपति। जन से बड़ा क्या हुआ करता था, जनपद। अब जहां जनपद होता है, एक बात ध्यान रखिएगा, वहां लैंड यानी भूमि शामिल हो जाता है, क्षेत्राधिकार का अधिपत्य हो जाता है। अब ये नहीं है कि अब आज कबीले में है, कबीला कहने का मतलब ये है कि आज यहाँ है कल कहीं और है, वो बात हट रही है। अब जनपद का मतलब है कि वहां की जनता। अब होगा चुनाव, चुनाव की धारणा धीरे धीरे आने लगेगी। ऐसा नहीं है, चुनाव यहाँ भी दिखाई देगा, लेकिन बढ़िया से अगर आप चुनाव देखेंगे तो यहाँ से आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो ये सारा टॉपिक हम लोग पढ़ लिए थे, आगे का देखते हैं। चलिए आगे 2 पॉइंट लिख लीजिए, बोल दे रहे हैं। लास्ट पॉइंट क्या था, वही 10 राजाओं का युद्ध। लिख लिया था ना, हाँ लिखिएगा। आर्य अपनी पूर्वी सीमा सदानीरा को बनाया था। सदानीरा मतलब गंडक को, हाँ। आर्य अपनी पूर्वी सीमा सदानीरा को बनाया था, सदानीरा को बनाया था। सदानीरा को बनाया था, हो गया। इनकी दक्षिण की सीमा विंध्य हिमालय तक फैली थी। इनकी दक्षिण की सीमा विंध्य हिमालय तक फैली थी। ठीक है, नोट करके लिख लीजिएगा। जन का मुखिया जनपति, जन का मुखिया जनपति का प्रारंभ में चुनाव हुआ करता था, यानी इसको चुनाव से चुना जाता था। प्रारंभ में इसका चुनाव होता था, परंतु बाद में यह पद, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये क्वेश्चन पूछ चुका है, परंतु बाद में यह पद अनुवांशिक हो गया। राजा का लड़का राजा, परंतु बाद में यह पद अनुवांशिक हो गया। ठीक है। अब एक बात जो बहुत सामान्य सी चीज़ है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। जैसे कि कोई भी एक राजा है, अब वो राजा बूढ़ा हो रहा है, तो वो
राजा के समय में क्या होता था कि मोस्टली पहले चुनाव किया जाता था, लेकिन बाद में चुनाव को बदल के क्या कर दिया गया, पद को अनुवांशिक कर दिया गया। जैसे ही पद को अनुवांशिक किया गया तो जो राजा का सबसे बड़ा बेटा हुआ करता था, बड़ा बेटा, इसी को गद्दी दे दिया जाता था। अब आप कहेंगे ये तो पूरी तरह से अनुवांशिक व्यवस्था हो गई है, अब राजा का बड़ा बेटा ही राजा बनेगा तो कोई इसको दबा तो पाएगा ही नहीं। और ये एक तरह से अनुवांशिक का नियम है कि चाहे वो कैसा भी हो, योग्य हो, ज़्यादा योग्य ना हो, लेकिन अगर वो बड़ा है तो वो राजा बन जाएगा। लेकिन इनके ऊपर नियंत्रण रखने के लिए एक बड़ी खास प्रकार की दो संस्थाएं काम करती थी। एक संस्था का नाम हुआ करता था सभा और दूसरी संस्था का नाम हुआ करता था समिति। तो ये सभा और समिति नाम की जो समितियां होती थी, ये दो समितियां, वो किसके ऊपर अंकुश लगाती थी, राजा के बेटे के ऊपर। मतलब राजा ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसी अनैतिक कार्य कर दे और जो मन करे वो करे, डिक्टेटरशिप कर ले, क्योंकि वो अनुवांशिक है, राजा का ही बेटा है, वही गद्दी पर बैठेगा और उसको कोई रोक नहीं सकता। रोका जा सकता था किसके द्वारा, सभा के द्वारा और समिति के द्वारा। नोट कर लीजिए और इस बात को भी ध्यान रखिएगा, सभा और समिति ऋग वैदिक काल में नहीं, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल में इसका महत्व तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और कहा जाता है कि उत्तर काल वैदिक काल में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां बताई गई है, पति की पुत्रियां। लेकिन कब बताया गया है, उत्तर वैदिक काल में। यह ध्यान रखिएगा, उत्तर वैदिक काल में बताया गया है, यहां नहीं बताया गया। देखिए होता क्या है ना कि कुछ चीजें सिंबॉलिक चलेंगी, आपको पल्ले भी नहीं पड़ेगा कि अरे ये क्या बात है। मतलब जैसे कि कोई व्यक्ति है कुछ ऐसा कर रहा है जैसे लगे चमत्कार कर रहा है, लेकिन चमत्कार नहीं होता था। वो उस समय की ऐसी चीज़ें थी जो लोग बाद में समझते थे कि हाँ चलो ठीक है, कोई चीज़ ऐसा काम कर रहा है तो हाँ ये इसकी पुत्री है या ऐसी चीज़। ऐसा नहीं, सच में प्रजापति की पुत्री, उस पुत्री का एक दर्जा है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। राजा का बड़ा बेटा का जो पद था वो अनुवांशिक होता था। प्रारंभ में चुनाव होता था, लेकिन जल्द ही पद अनुवांशिक हो गया। प्रारंभ में चुनाव होता था, परंतु जल्द ही पद अनुवांशिक हो गया। हो गया। राजा के पद पर सभा और समिति नियंत्रण रखती थी। राजा के पद पर सभा और समिति नियंत्रण रखती थी। हो गया। ठीक है, अब होता क्या था कि कोई भी राजा या उसका जो बेटा राजा बन गया, जाहिर सी बात है राजन तो अब इसको कहना ही कहना है, आपको अच्छा लगे ना अच्छा लगे, योग्य हो ना योग्य हो, अगर मामला अनुवांशिक होने लगा। लेकिन यही कह रहा है ना कि अनुवांशिक है लेकिन नियंत्रण है, किसके द्वारा, सभा के द्वारा और समिति के द्वारा। लाख अच्छा बुराई का चाहे जो भी मामला हो, राजा का जो बेटा था वो अपनी सारी व्यवस्थाओं को चलाता था। इसके जो जन हुआ करते थे, यानी जिनको तो हम जन ही कहते थे ना, तो जन के जो काम थे वो मुख्य रूप से ये था कि कबीले के जितने भी लोग हैं उन सब लोगों का इनके ऊपर दायित्व है कि इनकी क्या करेंगे, ये रक्षा करेंगे। तो कबीले के लोगों की रक्षा करना, कहीं से भी कोई मामला हुआ तो वहाँ के लोगों से युद्ध करना, या पशुधन की व्यवस्था कराना, पशुधन की व्यवस्था कराना, ये सारा काम कौन करता था, जनपति ही करता था। लेकिन सबसे खास बात यह था कि जो जनपति हुआ करता था वो चीज़ों को इस तरह से नियंत्रित करता था कि कोई भी कबीले का भी सरदार बनने की कोशिश अगर कोई करे, ऊपर उठने की कोशिश करे, तो उसको वो भी नियंत्रित करता था। क्योंकि जाहिर सी बात है वो ताकतवर है, बाहुबल है उसके अंदर, तभी तो वो जन का प्रतिनिधि बन के बैठा हुआ है। ऐसा तो नहीं कि किसी ने देखा कि अरे भाई ठीक है ये राजा के बेटे इसलिए बन गया, नहीं, वो राजा आखिर कहीं ना कहीं अपने पुरुषार्थ से तो बना होगा, तो वो राजा तो बन जाते थे। लेकिन कबीले का कोई भी मेंबर ऐसा नहीं था कि सभा समिति को अगर छोड़ दें तो इसको आंख दिखा दे। वो निरंकुशता भी नहीं होती थी, अपने आम जन के लोगों की बात भी सुनते थे, उनको समझते भी थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि तनिक में ये इनके ऊपर हावी हो जाए, और वो होने नहीं देता था। अब चाहे कुछ भी हो जाए, एक कमल को कीचड़ से बैर नहीं होता है,
लेकिन कीचड़ को कमल कभी अपने ऊपर सर पे चढ़ने भी नहीं देता है। क्यों नहीं चढ़ने देता? क्योंकि एक डिस्टेंस मेंटेन रहता तभी तो कमल की खूबसूरती है, वरना चढ़ जाए तो क्या होगा? आप कमल को तोड़ना नहीं चाहेंगे। तो ये राजा अपने पद को बचाए रखने के लिए एक डिग्निटी, एक डिस्टेंस हमेशा क्रिएट करते थे। वो इनकी रक्षा करना, इनके लिए युद्ध लड़ना, पशुधन गायों की व्यवस्था करना, चारागाह की व्यवस्था करना, एक जगह से दूसरी जगह पलायन करना, लेकिन कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देते थे और अपने पद को बचाए रखते थे। नोट कर लीजिए, यह जनपति कबीले के लोगों की रक्षा करते, युद्ध करते, युद्ध करते, ब्रैकेट में रक्षा में गाय भी शामिल कर लीजिएगा, ठीक है, युद्ध करते, परंतु किसी भी प्रकार की नियमित कर नहीं लेते थे। मतलब टैक्स वाला सीन नहीं था, किसी प्रकार का नियमित कर नहीं था। और देना ही नहीं, अरे कहीं से जीत गए तो सब लोग उसी बंटवारा करते थे। किसी प्रकार का नियमित कर नहीं था। ठीक है, एक दूसरे को दिया जाने वाला भेंट, उपहार, एक दूसरे को दिया जाने वाला भेंट, उपहार, बलि कहलाता था। एक दूसरे को दिया जाने वाला भेंट, उपहार या समझे तो दान, क्या कहलाता था? बलि कहलाता था। आज बलि का मतलब दूसरा सीन हो जाता है कि लग रहा कि अरे काटने मारने की बात हो रही है इसमें। उस समय ऐसा नहीं होता था। हो गया? अब आगे समझिए। उस जमाने में पूरी संस्था को समझने के लिए अगर हम ऐसे समझें, आर्यों का राजनीतिक जीवन, हिंट डाल लीजिए आप लोग, आर्यों का राजनीतिक जीवन, आर्यों का राजनीतिक जीवन। देखिए, इनकी राजनीति में जो पूरी व्यवस्था, स्ट्रक्चर होता था वो कुछ इस तरह से होता था। आप ऐसे फ्रेम कर लीजिए। एक इकाई थी जिसको बोलते थे विदत, एक होती थी सभा और एक होती थी समिति। और भी संस्थाएं होती थी, लेकिन ये मुख्य रूप से 3 हुआ करती थी: विदत, सभा, समिति। विदत, सभा और समिति। विदत, सभा और क्या होती थी? समिति। 3 बातें दिमाग में रख लीजिएगा कि ऋग्वेद जो लिखा गया था उस ऋग्वेद में तीनों का उल्लेख मिलता है। विदत का उल्लेख सर्वाधिक बार मिलता है, तकरीबन 122 बार मिलता है। वहीं सभा में ऋग्वेद की जो ऋग्वेद में सभा की चर्चा मिलती है वो टोटल कितनी बार मिलती है? 8 बार मिलती है। और वहीं समिति के लिए इसमें टोटल 9 बार चर्चा मिलती है। ये ध्यान रखिए, ये डेटा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये तीनों लिख लीजिए, फिर एक एक करके लिखते हैं हम लोग। ऐसे ही फ्रेम करके लिखिए। राजनीतिक जीवन में ऐसे लिख लीजिएगा। राजनीतिक जीवन में आपने ये भी देखा, अगर कोई पूछे कि अगर इनके समाज के बंटवारे के संबंध में कैसी इकाइयाँ हुआ करती, सबसे छोटा
कुल है, कुल मतलब परिवार, परिवार के ऊपर क्या है, कई परिवार मिलके क्या बनता था, गांव, और गांव मिलकर के कई गांव मिलके क्या बनता था, विश्व। जैसे 20 गांव समझ लीजिए, विश्व बन जाता है, और विश्व मिलके क्या बन जाता था, जन। आगे चल के जन मिलके क्या बन जाएगा, आगे जनपद, और जनपद कई ठो मिलके क्या बन जाएगा, महाजनपद। हाँ चलिए विदत में लिखिएगा, विदत पहला नंबर, यह सबसे प्राचीन संस्था थी, यह सबसे प्राचीन संस्था थी, सबसे प्राचीन संस्था थी, या समिति। अब जैसे मान लीजिए किसी राजा को किसी धार्मिक कार्य में पार्टिसिपेट करना है, कबीले को, या कहीं युद्ध लड़ना है, तो ये लोग क्या करते थे ना, अचानक से उनके आह्वान करने पे आते थे और उस काम में पार्टिसिपेट करने चले जाते थे युद्ध में। और ऐसा एक नहीं होते थे, 7, 8, 10, 15 मदद की समितियां होती थी, वो 8-10 समितियां मिलकर के आती थी। कोई बहुत बढ़िया तीर चला लेता हो, समझ लीजिए, कोई बहुत अच्छी कुल्हाड़ी चला लेता हो, कोई बहुत अच्छा दौड़ लेता हो, कोई बहुत अच्छी लाठी चला लेता हो, समझ रहे युद्ध में, कोई बहुत तेज से जंप कर लेता हो, इस तरह से पूरा पूरा गिरोह बन जाता था। और ये सब लोग विदत के लोग आते थे धार्मिक रक्षा के लिए, युद्ध के लिए आकर के लड़ाई करते थे। और जब भी लड़ाई करते थे तो जब जो भी धन संचित करते थे, इकट्ठा करते थे, या लूटपाट से जो भी इकट्ठा हो जाता था, फिर वो विदत में बाकी जितने मान 4-5 विदत वाले हैं तो सब में बराबर क्या किया जाता था, बांट दिया जाता था। और उसका एक हिस्सा किसके पास चला जाता था, जन प्रतिनिधि को। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा, यह सैनिक असैनिक, यह सैनिक असैनिक, युद्ध युद्ध, धार्मिक कार्य, धार्मिक कार्य कार्य में शामिल होते थे, धार्मिक कार्य में शामिल होते थे। में शामिल होते थे। युद्ध में जीते हुए, युद्ध में जीते हुए प्राप्त सामान का या धन का बंटवारा करते थे, प्राप्त सामान का बंटवारा करते थे, बंटवारा करते थे। नेक्स्ट, सभा। कितनी बार चर्चा मिला हुआ है, 8 बार उल्लेख मिलता है। आठ बार उल्लेख मिलता है। अब सभा और समिति को समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि पहले एक चीज़ समझ लीजिए। जैसे आपके वहाँ पार्लियामेंट होती है ना, जिसको आप बोलते हैं संसद, इसको यहाँ हम समझा दे रहे हैं। सबसे अच्छा पहले एग्जाम्पल समझ लीजिए, अभी पढ़ने पड़ जाएगा आपको। संसद की खास बात होती है कि जो पार्लियामेंट होता है, संसद होता है, संसद के टोटल 2 सदन होते हैं। एक सदन होता है उसको बोलते हैं लोकसभा, और एक सदन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, राज्यसभा। लोकसभा की खास बात क्या है कि लोकसभा जो होता है वह आम लोगों की सभा के तौर पर देखा जाता है। इसे आमतौर पर हम क्या बोलते हैं, निम्न सदन है वो। यानी इसमें डायरेक्ट आम जनता के लोग, आम लोग क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं, और इन्हीं के वोटिंग के माध्यम से संसद का जो सबसे सर्वोच्च पदाधिकारी है राष्ट्रपति के बाद, जो प्रधान सेवक है, उसका क्या करते हैं ये लोग, चुनाव करने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री का चुनाव यही करते हैं। राज्यसभा का मतलब हम जहां देखते हैं तो कहते हैं कि वरिष्ठ लोग हैं, उच्च लोग हैं। डायरेक्ट चुनाव होता ही नहीं है यहाँ पे, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। और इनडायरेक्ट इलेक्शन मतलब सब बुढ़वे लोग हैं, ज़्यादा वयोवृद्ध लोग हैं, वर्जुआ लोग हैं, उच्च लोग हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि आम जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। समझ रहा है? यहाँ इलेक्शन होता है डायरेक्ट, यहाँ इलेक्शन होता है इनडायरेक्ट।
डायरेक्ट आम आदमी नहीं चुन पा रहा, तो ये आम आदमी हुए ही नहीं, आम आदमी से काफ़ी ऊपर हो गए। तो ये होता है उच्च लोगों का एक तरह से सभा होता है। उसी तरीके से सभा और समिति में अगर आप देखेंगे तो ये ऐसे ही व्यवहार करेगा। सभा जो है वह एक प्रकार का राज्यसभा है, समझिए, राज्यसभा यानी उच्च लोगों वाला सदन है, और समिति मतलब क्या है, समझिए लोकसभा है। अगर केवल ये बात आपको समझ में आ गया कि सभा क्या है, तो राज्यसभा लोकसभा समझ में आ गया, तो पल्ले पड़ गया कि किसका क्या व्यवहार होगा। यानी सबसे बुजुर्ग लोग, सबसे अनुभवी लोग, या कह सकते हैं कि कुलीन लोग किस सभा में बैठेंगे, राज्यसभा में। सबसे निम्न स्तर के, निम्न कहने का मतलब ये कि आम जनता किस में बैठेगी, समिति में बैठेगी, मतलब लोकसभा वाले में बैठेगी। सीधा सा मतलब है, लिख लीजिए इसको, बस ये दिमाग में अपने ये बैठाए रहिएगा, गलती नहीं करेंगे। लिखिएगा, वरिष्ठ लोगों का समूह सभा होता था, वरिष्ठ लोगों का समूह सभा होता था। सभा होता था, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों शामिल होते थे। इसमें स्त्री और पुरुष, मेल फीमेल दोनों शामिल होते थे। पुरुष को समेय, पुरुष को समेय, समेय नाम था, पुरुष को समेय और स्त्री को समावती कहा जाता था। अरे आज भी तो आप कहते हैं ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो अब का समाज थोड़ा सा अब ये समझ रहा है कि नहीं भैया, कहाँ है पुरुष को पुरुष, स्त्री की स्त्री, दोनों को हम क्यों इस तरह से जेंडर बायस हो जाएं। ऐसा करें कि दोनों को एक समान रखें। इसीलिए सीधे बोल देते हैं क्या, सांसद है वो। किसी बड़े पद पर आप जब जाएंगे, वहाँ पर जाके नोटिस करेंगे तो उस पद का सम्मान होता है। पुलिस डिपार्टमेंट में कोई व्यक्ति का प्रणाम नहीं करता या नमस्ते या सैल्यूट नहीं करते हैं, वो किसको करते हैं, उस पद का। क्यों, उस हैट का, उस स्टार का, उसका सम्मान होता है। कोई कलेक्टर है तो कलेक्टर चाहे वो लेडीज हो या पुरुष हो, अगला जो अर्दली होगा उसको साहब ही बोलेगा, समझ रहे ना। वो ये नहीं कहेगा मैडम है, सर ही बोलेगा उसको। चाहे वो कलेक्टर अगर है ना, तो वो मेल हो फीमेल इससे फर्क नहीं पड़ता है, सब लोग सर ही बोलते हैं। अब वो एक तरह से एक दिमाग में बैठा है कि भाई ठीक है वो जो है वो है। अब यहाँ मेल फीमेल वाला मामला नहीं है, वो पदाधिकारी, वो पद का महत्व है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि कौन क्या है, फर्क ये है कि वो अपना काम कैसे कर रहा है। तो उस जमाने में स्त्री को समावती और पुरुष को क्या बोलते थे, समय बोलते थे। चलिए देख लीजिएगा, समिति काम तो समझ रहे हैं, सिर्फ राज्यसभा वाला काम है उनका। समिति मतलब न्याय दिलाने वाला काम करेंगे समिति। यह आम जन का सभा होता था, समिति होती थी। यह आम जन की समिति होती थी। आम जन की समिति होती थी। इसमें सिर्फ पुरुष शामिल थे। सिर्फ पुरुष शामिल होते थे और इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। और इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है कि सभा और समिति दोनों हो गई। विदत भी समझ में आ गया, क्यों समझ में आ गया आपको सारी चीजें।
तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऋग्वैदिक काल के समय में ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख समितियों में किस समिति का उल्लेख किया गया है, तो आप कहेंगे विदत। सबसे कम बार उल्लेख किया गया है सभा का। उसके बाद कि सबसे बीच में कौन किया गया है, समिति का। सभा मतलब आज का लाइक राज्यसभा, समिति का मतलब लोकसभा। विदत का काम क्या हुआ करता था कि प्राचीन सबसे पुरानी समिति हुआ करती थी, और चाहे वो सैनिक कार्य हो, चाहे वो असैनिक कार्य हो, चाहे वो युद्ध करना हो या कोई धार्मिक कार्य के लिए युद्ध करना या जाना हो, तो ये लोग जाते थे, युद्ध करते थे, और जो भी धन इकट्ठा होता था उसको आधा आधा बंटवारा कर लिया करते थे। नोट करके एक लाइन और लिख लीजिए इसी में। समिति जनपति का सहयोग करती थी, समिति जनपति का सहयोग करती थी, समिति जनपति का सहयोग करती थी। सहयोग, हेल्प, हाँ। निर्वाचन के द्वारा चुनाव और हटाने का कार्य करती थी। निर्वाचन के द्वारा या जनपति को, किसको, वही मुखिया को, जनपति को चुन भी सकती थी और हटा भी सकती थी। आज क्या आप कर सकते हैं, हाँ, आज के टाइम में आप क्या कर सकते हैं, केवल चुन सकते हैं। कारण है कि बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो बहुत अजीब है। हमारे देश में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो आपके समझ के परे होंगे। मतलब आप सोचिए कि देश में कितना अजीब व्यवस्था है कि आपको गाड़ी चलाने के लिए, कार चलाने के लिए लाइसेंस होना अनिवार्य है, और लाइसेंस के लिए आपको कार चलाने आना चाहिए। दोनों कितना मतलब एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्टी वाली बात है। लाइसेंस के लिए आपको कार चलाने आना चाहिए, और कार चलाने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए। अगला आदमी करे तो क्या करे, अब जाके वहाँ घूम घूम के 8 बनाते रहिए, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आपको क्या करना है। लाइसेंस पहले बनवा लें कि पहले कार सीख लें, ऐसी तो व्यवस्था है। तो उस जमाने में जनपति का एक निरंकुश देखिए नहीं बन पाएंगे। चुनाव भी कर सकते हैं, जब चाहे तो हटा भी सकते हैं, हटा सकते हैं। अब जब कोई चीज़ चुनाव भी कर सकता है, हटा भी सकता है, तो मन में तो डर हो गया। अब ये पद 100% अनुवांशिक होते हुए भी डर का, भय का माहौल है कि जब चाहेंगे तब समिति के लोग क्या करेंगे, बाउंड्री लाइन बाहर कर देंगे। ठीक है, लिख लीजिए इस बात को कि जनपति को चुना जा सकता है और हटाया जा सकता है। ठीक है। अच्छा ये बताइए, जब आप अपने गांव घर में खेत खलिहान होता है, रोड होता है, अचानक से सुनते हैं कि सरकार आपकी ज़मीन के जस्ट बगल में क्या कर रही है कि वो रोड बनाना चाहती है, तो आप कहते हैं कि हम अपना ज़मीन नहीं देंगे। फिर कहते हैं सरकार की सारी ज़मीनें हैं, जब चाहे तो सरकार आपकी ज़मीन को हड़प लेगी। उस ज़माने में जो जनपति हुआ करता था वो राजा की तरह बिहेव करता था, पूरा सत्ता वही चलाता था, लेकिन उसको चुनाव किया जा सकता, हटाया जा सकता था, लेकिन भूमि पर उसका नियंत्रण नहीं था। एक ही चीज हुआ, राजन जनपति, जन का सबसे प्रधान पति, हाँ राजा हुआ तो जनपति कहिए। तो उस समय से राजा का शब्द अब बाद में राजा बना है, राजन बना है, वो बाद का बना हुआ शब्द है। ऐसे बहुत सारे शब्द बाद में बनते हैं। अब जैसे हम ये कहते हैं कि अरे उस समय में जब ये लोग हुआ करते थे, अशोक के समय में आलू लोग खूब बहुत ज़्यादा खाया करते थे, तो ये आलू था ही नहीं तो खाएंगे कैसे। आलू तो जुम्मा में कितना दिन हुआ है आपके वहाँ, हाँ 300-400 साल हुआ। पुर्तगाली जब आए हैं तो आलू लेके आए हैं, टमाटर लेके आए हैं, गन्ना लेके आए हैं, तंबाकू लेके आए हैं। तो ये तब आप जानना, ये प्रिंटर उंटर तब आया है हमारे देश में। तो उस पहले अगर कोई कहे कि अरे हम लोग खाते थे, जो है उसमें राजा जो है खूब बढ़िया, अकबर की कहानी आप सुन रहे हैं, उसको सुन रहे हैं कि अकबर जो है कि वहाँ आलू के खेत में बैठा हुआ है बीरबल के साथ, ये है वो है। अब कहानियाँ कहते रहिए, वास्तविकता में आलू था ही नहीं।
पता नहीं क्या पपीता भी तभी आया है। आप देखिए बहुत सारा जो आज आपके पास अपॉर्चुनिटी है ना खाने का, पहले के लोगों के पास नहीं था। पहले के लोगों के पास रोते थे लोग, अरे बाप रे क्या मिला, लिमिटेड चीजें हैं। कोदो खाते थे, आप लोग बहुत कुछ खाते हैं। तो जनपति के पास यानी जो राजन था उसके पास क्या नहीं हुआ करता था कि भूमि पर नियंत्रण नहीं था। लिख लीजिए, इनका भूमि पर नियंत्रण नहीं था, यानी केहू की जमीन अभी हड़प ना पाई। और आज का प्रधान सेवक तो जब चाहे तब किसी को कहीं से उठा फेंक देगा। 20 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। हाँ, एक दिन लगा है उनको उठा करके हॉस्पिटल में ला दिया गया। उनका स्वास्थ्य खराब घोषित करके उनको एडमिट करा दिया गया था। अंग्रेज के समय में भगत सिंह को भी जेल में बंद किया गया था। भगत सिंह कहें कि हम खाना नहीं खाएंगे, कसम खा लिए वो कई दिन तक। तो सब टोटी दूध भर के, मतलब टोटी मुँह में डाल करके पूरा दूध का नली चला देते, पिए जबरदस्ती, कैसो पेटवा में जाए। अंदर अब क्या होगा भगवान जाने। हॉस्पिटल नहीं, कोई ऐसा अपराध नहीं किया, जेल क्यों ले जाएंगे। हाँ, ये अहिंसा है, और अहिंसा से बड़ा हिंसा कुछ है भी नहीं दुनिया में। मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ, सबसे बड़ा अहिंसक आदमी जो है वो गांधी जी को माना गया है। अच्छा, तो ये गांधी जी का आज मूड किया, कहते हैं गांधी जी बेचारे कह रहे आज हम खाना नहीं खाएंगे। तो अगला आदमी कह रहा है काहे नहीं खाएंगे, तो कह रहे हैं कि अरे आज हमारा खाना नहीं खाने का मन इसलिए है नहीं है, कारण यह है कि हम अपनी कोई एक रेजुलेशन रखे हैं, जब तक मांग हमारी पूरी नहीं होगी हम भोजन नहीं करेंगे। और हम क्या करना चाहते हैं, अहिंसा। अब गांधी जी का अहिंसा ये है कि अब वो खाना नहीं खाएंगे। कौ दिन तक, 10 दिनों तक, 15 दिनों तक। आप बताइए, अगर आप कोई अचानक से कहे कि हम 10 दिन तक खाना नहीं खाएंगे और आपकी वजह से नहीं खा रहा है वो, तो आप उसको नहीं खाने देंगे तो आप एक तरह से हिंसक हो गए ना। ये कितना बड़ा डेंजर काम है ये। और इस तरह से लोग उनको बात मानने के लिए तैयार रहते थे। और आज भी ये चलन में है कि आदमी अहिंसा का पालन करता है, बल्कि जो अहिंसा करता है वो एक तरह से ना चाहते हुए भी एक ऐसा सेंटिमेंट पैदा कर देता है आपके दिमाग में कि आप मजबूर हो जाते हैं उसकी बात मानने के लिए। खैर, यहाँ तो बच्चों का मामला था, तो गांधी जी भी कोई ना कोई मामला लेकर के अपने पर्सनल जीवन के लिए नहीं कहते थे, अहिंसा बैठ जाते थे। B.R. अम्बेडकर के बारे में आप सुनते हैं कि B.R. अम्बेडकर एक बार कहते हैं कि वो जब पूना पैक्ट नहीं हुआ था, तो पूना पैक्ट के समय में ये क्या किए थे, आमरण अनशन रख दिए थे। जब अनशन रख दिए तो उस समय बाबा साहब इनके गए मनाने, कहे कि भाई मान जाइए। तो बोले कि वो जो ST के लिए, SC के लिए जो लाया गया है बिल, जो जिसमें उनको निर्वाचन क्षेत्र दिया जाएगा, उसको वापस कर लिया जाए। तो बोले अरे हम वापस क्यों कर लेंगे, उसी के लिए तो हम कर रहे हैं। तो बोले हम आमरण अनशन रखेंगे। अब इनको लगा कि अगर ये वापस नहीं मनाए नहीं, इनको खिलाए नहीं और कहीं मर गए तो वो तो छोड़ के दूसरा हम विलन बन जाएंगे। गांधी जी कर रहे थे अहिंसा और ये बन जाते हिंसक। अब बताइए इसमें हिंसा कौन कर रहा था। गांधी जी कह रहे हैं कि अगर हमको, मतलब हमको छोड़ दो, या तो तुम SC के लिए ये पृथक निर्वाचन क्षेत्र मांगना छोड़ दीजिए, मुस्लिमों की तरह, सिखों की तरह, ईसाइयों की तरह। क्योंकि 1909 के अधिनियम, जो पार्लियामेंट सुधार अधिनियम लाया गया था, उसमें मुस्लिम समुदाय को क्या मिल गया था, पृथक निर्वाचन क्षेत्र। बाबा साहब को लगा कि हम भी गोलमेज सम्मेलन में जाके मांग रखेंगे, और उन्होंने रख दिया। बात भी अंग्रेजों द्वारा मान लिया गया, लेकिन इनको भी तो मनाना था। ये क्या किए, अपना आमरण अनशन रख लिए, कहे कि इससे समाज बंटवारा हो जाएगा, और इससे क्या हुआ कि SC अपने आप को हिंदू समाज का नहीं मानेंगे, अपने आप को अलग मानने लगेंगे। हम तो आमरण अनशन ही रखेंगे, हमारा अहिंसा का ये परम धर्म है, और हम खाना नहीं खाएंगे। अब सब लोग इनको दौड़ के गए समझाए, करे जाओगे समझाओ, मैं मर जाएंगे गांधी जी, कई दिन से खाने का, 9-10 दिन हो गया। तो गांधी जी के सामने सरेंडर कर दिए, कह रहे ठीक हमको नहीं चाहिए, बाबा आप खाना खा लीजिए। बाबा खाना खा लिए, मामला शांत हो गया। तो हिंसा कौन किया, ये बहुत डेंजर चीज है, इसको हल्का मत लिया करो। कहने के लिए अहिंसा, उसका एक दूसरा साइड जो कोई देखता ही नहीं है। कोई आदमी किसी को प्रपोज कर रहा है, कह रहा है मैं बाद में जाने कूद जाएंगे, फान जाएंगे, मर जाएंगे। आप कितना डेंजर है। 16 पिक्चर देखे हैं, वहां पे देखेंगे बसंती को मनाने के लिए क्या करता है वो,
पूरा बड़े से पुल पे चढ़ जाता है उस पर टंकी पे और कहता है कि नहीं मानोगे तो हम कूद जाएंगे। अहिंसा ही तो कर रहा है वो, कूद जाएंगे, फान जाएंगे। बसंती क्या कहती है, हाँ भाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मान गए, तो सदियों से चला आया हुआ है। चलिए आगे बढ़िएगा, इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिएगा। विदत हो गया, सभा समिति हो गई। आगे ये प्रधान सेनापति हुआ, मतलब ये इनके पास कुछ राइट्स नहीं हुआ करते थे, जैसे कि भूमि का नियंत्रण इनके पास नहीं होता था। अब भूमि का नियंत्रण नहीं तो जाहिर से होता, बहुत सारे डिसीजन ये नहीं ले सकते। आगे बढ़िएगा, लिखिएगा। नहीं था। जैसे कबीले थे, 10 लोग, हमारा एक कबीला है, मैं जनपति हूँ। अब आप अपने अपने गांव से आए हैं, आप अपना अपना जमीन लेकर के, लेकिन आप मेरे अधीनस्थ हैं। कहीं रक्षा होगा, लड़ाई होगा, पशु की मामला होगा, धार्मिक मामला होगा, मैं ही रक्षा करूंगा आपका। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी ज़मीन पर हम कब्जा कर लेंगे, और ऐसा भी नहीं है कि आपके ऊपर हम टैक्स लगा देंगे। हाँ, लूटे हुए धन में आप आए हैं तो उसमें हम कुछ हिस्सेदारी ले सकते हैं, इसलिए तो नियमित टैक्स नहीं है। टैक्स लगता था, नियमित नहीं था। क्वेश्चन आएगा वैसे, टैक्सेशन सिस्टम नहीं था। टैक्सेशन सिस्टम नहीं था। चलिए आगे बढ़िएगा, लिखिएगा। आर्यों के समय में जनपति को सहयोग करने के लिए, आर्यों के समय में जनपति को सहयोग करने के लिए अनेक पदाधिकारियों की नियुक्ति होती थी। अनेक पदाधिकारियों की नियुक्ति होती थी। इन्हीं को क्या बोला जाता है, रत्नी। ये रत्नी है हमारे वहां के, नियुक्ति होती थी, रत्नी थे। नंबर 1 पुरोहित। राजन का सबसे करीबी व्यक्ति पुरोहित, सबसे महत्वपूर्ण, सलाह देने का काम, शिक्षक का काम, गुरु का काम, समझाने का काम, पद प्रदर्शक का काम, सारा काम कौन करता था, गुरु। न्याय करना है राजा को तो गुरु से पूछे, गुरु जी बताइए। नहीं, आपने देखा होगा कि राम के पिताजी बैठे हुए हैं और ऐसे पूछ रहे हैं, और वहीं पे गुरु लोग बैठे हुए हैं, और कोई भी निर्णय लेने से पहले राम का अगले दिन विवाह के लिए कूच करना है, तो कह रहे हैं गुरु आपका आज्ञा हो तो कल से हम लोग कूच कर लें। अब गुरु जी बताएंगे तब जाना है। अब वहां पहुंच गए, समधी का मिलन करना है, गुरु जी आप कहें तो समधी मिलन कर लें, हाँ कर लो। इतना मतलब सेंसिटिव मुद्दा था कि पुरोहित सब कुछ है। और आप कल्पना करिए कि आप कहेंगे क्या जरूरत है यार, एक राजा के पास तो दुनिया भर का सारा ताकत है, ये योद्धा है। भाई राजा तो वैसे ही बनता नहीं है, क्योंकि ध्यान रखिएगा, एक इंसान सामान्य होता है। एक राजा हो चाहे उस गांव का सबसे अदना आदमी हो, सब आदमी समान होते हैं, लेकिन राजा का भाव इतना ऊपर क्यों होता है, क्योंकि इंसान का शक्ल, सूरत, शरीर एक 6 फीट का, 5 फीट का हो सकता है, लेकिन उसकी परछाई कितनी लंबी जा सकती है आप नहीं जान सकते। आप जो जानते हैं राजा का, वो परछाई ही जानते हैं। आज मोदी जी का परछाई तो जानते हैं, अरे बहुत बड़का आदमी है वो, कुछ भी कर देंगे, एक शब्द बोलेंगे तो उखाड़ उखाड़ फेंक देंगे आपको, भले ना उखाड़े आपको अगर, लेकिन वो परछाई आपको भय क्रिएट करती है कि वो आदमी कितना विशाल हो सकता है। तो राजा एक तरह से सेनानायक जैसा व्यवहार किया रहता है, आम जनता जैसा व्यवहार किया रहता है, वो युद्ध भी लड़ा रहता है, तो वो हर चीज में लगभग थोड़ा बड़ा कुशल रहता है, इसीलिए सम्मान तो लोग करते ही हैं। अब युद्ध लड़ना है तो आदमी का शारीरिक रूप से सक्षम होना जरूरी है, लेकिन शांत दिमाग से आप अच्छा निर्णय ले सकते हैं, और शांत दिमाग से आपको अच्छा निर्णय लेने में मदद कौन करता है? तो क्यों राजा लड़ाई कर सकता है ना। तो जब ये पूछना हो तो कोई एक आदमी बैठा हो जो शांत एकदम ध्यान से तपस्या में, और जैसे पूछे कि क्या करें, कुछ करें ना करें, सामने वाली की गतिविधि देखा राजा ने, पुरोहित ने, उसने कहा नहीं राजा अभी रुक जाइए, 2 पखवाड़े रुकने के बाद करिएगा युद्ध। शांत मन से उत्तर मिल गया उसको, वो डिसीजन लेने में आसानी हो गई। तो ये पुरोहित का काम यही था कि ये लोग गुरु हैं, ये पथ प्रदर्शक हैं, लिख लीजिए, पुरोहित मतलब गुरु, पथ प्रदर्शक
पथ प्रदर्शक, ठीक है, सलाहकर्ता, सलाहकर्ता, राजा के युद्ध और न्याय में सहयोग करता था। राजा के युद्ध और न्याय में सहयोग करता था। ठीक है। अब दो मैं पुरोहितों की स्टोरी थोड़ा बता रहा हूं आपको, ध्यान समझिए। उस जमाने में दो बड़े प्रमुख रूप से पुरोहित हुआ करते थे। एक पुरोहित कौन है? एक पुरोहित का नाम है विश्वामित्र। बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा, ध्यान रखिएगा। और एक पुरोहित कौन है? गुरु वशिष्ठ। दो पुरोहित हैं। जो गुरु वशिष्ठ हुआ करते थे, ये पहले सुदास के पुरोहित थे, लेकिन सुदास ने इनको, गुरु वशिष्ठ को, इनके पद से हटा करके किसको पुरोहित बना दिया? विश्वामित्र को। और ये नाराज हो जाते हैं और दशराज का युद्ध कर देते हैं 10 राजाओं के द्वारा। अनुद्रुह, यद, तुर्वस, पक्त, भलाना, शिवी, विषाणि, अनिल, ये सब लोग मिल करके युद्ध करते हैं। हालांकि वो हार जाते हैं लोग, लेकिन ये क्या करता है कि जो आर्य हैं, उन आर्यों के उत्थान के लिए, उनकी उन्नति के लिए, कि वो आगे बढ़ सकें, इसके लिए ये क्या करते हैं? एक मंत्र की रचना करते हैं। और वो मंत्र बहुत फेमस है। वो मंत्र है गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो इसकी रचना कौन करता है? विश्वामित्र। अच्छा, गायत्री मंत्र अगर आप देखें तो वेद का जो पहला वेद है, कौन सा? ऋग्वेद। उस ऋग्वेद में तीसरे मंडल में इस बात की चर्चा की गई है। किसकी? गायत्री मंत्र। और गायत्री मंत्र कहते हैं कि भगवान जो सूर्य हैं, सूर्य की जो पुत्री हैं, पुत्री, क्या नाम है उनका? सविता। सविता को ये समर्पित है, समर्पित। और ये सारी चीजें किस वेद में मिलेगा आपको? ऋग्वेद में। समझ आया बात पूरा? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में इस बात का चर्चा किया गया है गायत्री मंत्र की। इसकी रचना किसने किया है? गुरु विश्वामित्र ने। और गुरु विश्वामित्र, वो जो वेद का लिखा हुआ है, ये सूर्य की पुत्री सविता को समर्पित किया गया है। कौन सा मंत्र? गायत्री मंत्र। नोट कर लीजिए, पुरोहित में ये बात लिख लीजिए। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभी क्या, अभी तो पिछले दूसरे साल तो पीसीएस की परीक्षा में पूछा हुआ गायत्री मंत्र वाला क्वेश्चन। अब तो एसएससी उसएससी में पूछता है ये चीज। बना लीजिए, सिंपल सा डायग्राम सा लिख लीजिए, उतना ही है। हाँ क्या? रत्नी, र आधा त नी, रत्नी। रत्नी मतलब जो सहयोग करने वाले, लगभग 15-17 समितियां हुआ करती थी। वो समितियां, वो लोग हैं। तो जैसे एक रत्नी क्या हो गया? पुरोहित। अच्छे से लिख दे रहा है। रत्नी, ठीक है ना? और ये है पुत्री। किसकी पुत्री है? हाँ, सूर्य की पुत्री है। क्या नाम है इनका? सविता। इन्हीं के ऊपर गायत्री मंत्र समर्पित है। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? विश्वामित्र ने किया था। चलिए दूसरा लिख लीजिए। 3-4 ही लिखवाएंगे, बाकी छोड़ देंगे। 3-4 ही इंपॉर्टेंट है। बोले दूसरा है सेनानी।
सेनानी थे। उस जमाने में जो ये दूसरा रत्नी है सेनानी। सेनानी मतलब एक तरह समझिए सेनाओं का एक संगठन हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर जो भी सेना हुआ करते थे उस समय आर्यों के लिए, वो कोई नियमित सेना नहीं होते थे या संगठित सेना भी नहीं थी। जरूरत पड़ता था तो संगठन बन जाता था, ऐसे नहीं कि कोई रूल रेगुलेशन है। लिख लीजिए, सेना संगठित नहीं थी, संगठित सेना नहीं थी। संगठित सैन्य इकाई नहीं थी। जरूरत के हिसाब से सेनाएं गठित हो जाती थी और युद्ध करते थे। संगठित सैन्य इकाई नहीं थी, केवल युद्ध के समय गठित की जाती थी। केवल युद्ध के समय गठन होता था, केवल युद्ध के समय गठित किया जाता था। नेक्स्ट, ब्रजपति, तीसरा ब्रजपति। तो जो चारागाह का अधिकारी होता था, चारागाह अधिकारी, उसी को कहा जाता था ब्रजपति। उस जमाने में चारागाह के अधिकारी होता था, क्योंकि गायों को चराने के लिए चारागाह होना अनिवार्य है और सारा खेल गायों पर ही था। तो वो उसका होना और वहाँ से अलग अलग जगहों पर जाना, तो चारागाह का एक अधिकारी होता था जिसको ब्रजपति के नाम से ये लोग जानते थे। एक रत्नी और होता था ग्रामीणी, गांव का प्रमुख। नेक्स्ट, ग्रामीणी, गांव का प्रमुख। ग्रामीणी तो जान ही रहे हैं आप लोग। गांव का मुखिया या प्रमुख। नेक्स्ट लिख लीजिएगा दूत, वही गुप्तचर, जो सूचनाओं का आदान प्रदान करता था। गुप्तचर या ब्रैकेट लिख लीजिएगा, गुप्तचर मत लिखिएगा, सूचना का आदान प्रदान करने वाला। गुप्तचर शब्द गलत हो जाएगा, उसके लिए तो अलग थे। हाँ, सूचना आदान प्रदान करने वाला। प्रदान करने वाला, सूचना आदान प्रदान करने वाला। ठीक है। तो जरा प्रीति बताइए कि आर्यों में, जब आर्य आए थे भारत में, तो उनके संबंध में ये कहा गया कि ऋग्वेद में कौन से मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा मिलती है? तीसरे। किसने लिखा था? किसने? विश्वामित्र लिखे थे ना। हाँ, चलिए आगे बढ़िएगा, नोट लिखिएगा। नोट, नींद आ रहा है? नोट में लिख लीजिएगा, लिखिएगा। पुरोहित विवाद को लेकर, हाँ नोट में, पुरोहित के विवाद को लेकर दासराग्य का युद्ध हुआ था। दासराग्य की है का युद्ध हुआ था। ठीक है, एक तरफ लिख लीजिए इस युद्ध में
एक नोट बना लीजिए, फिर जो हम बनाएंगे फ्रेम कर लीजिएगा, ठीक है। नोट में लिख लीजिएगा, जब गुरु वशिष्ठ को, जब 2 लाइन में केवल, जब गुरु वशिष्ठ को विश्वामित्र के स्थान पर पुरोहित घोषित किया, तो विश्वामित्र ने भरत जन के खिलाफ, भरत जन के खिलाफ एक सेकंड, कुछ गलत हो रहा है क्या? नहीं गलत नहीं हो रहा है, वो थोड़ा सा फर्क यही है कि वो जो युद्ध हुआ था ना, देखिए वो पद से हटाया था इनको, सॉरी, और किसको पद पर बैठाया था? इनको। हाँ तो वो यहाँ ठीक लिखवा रहा है, ठीक है, वहाँ गलत हो गया था। हाँ यहाँ सही हो रहा है, यहाँ सही हो रहा है, ठीक है। हाँ, राजा सुदास ने के खिलाफ कौन 10 जन को लेकर के विश्वामित्र ने, हाँ क्या लिखा आपने? भरत जन के खिलाफ 10 राजाओं के साथ मिलकर युद्ध घोषित कर दिया। तो एक तरफ कौन थे? राजा सुदास, और एक तरफ कौन थे? 10 जन कबीले, 10 जन कबीले, और सहयोग कौन कर रहा है? विश्वामित्र। विश्वामित्र को पद से हटा करके इन्होंने किसको अपना पुरोहित घोषित कर दिया था? हाँ, वहां बस थोड़ा सा डेटा इधर उधर हो गया है, ठीक है। गुरु वशिष्ठ को ये पुरोहित बन जाते हैं, और इसी पुरोहित बनने की वजह से एक युद्ध हो जाता है, ठीक है। आगे लिखिएगा, इन 10 जनों में, पहले लिख लीजिए फिर इसको फ्रेम कर लीजिएगा। इन 10 जनों में 5 आर्य और 5 अनार्य जन शामिल थे। 5 आर्य और 5 अनार्य जन शामिल थे। और इन्हें पंचजन कहा जाता है। पंचजन, ये जो 5 आर्य वाले थे, एग्जाम में पूछा जाता है, इन्हें पंचजन कहा जाता है। कौन कौन से हैं? अनु, द्रुहु, यदु, तुर्वस, पुरु। याद यही 5 करके रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यही 5 लोगों को नाम दिया गया है पंचजन। अनु, द्रुहु, यदु, तुर्वस,
पूर्व, ये पंचजन है। ये आर्य वाले 5 जनों का कबीला है, ठीक है। और इसके बाद जो बचेंगे वो 5 तो कौन है, अनार्य वाले, लिख लीजिए उनको भी। अनु, द्रुह, यदु, तुर्वस, तो उधर हो जाएगा पक्त, भलानस, बिसाड़िन, सीवी, अनिल। पक्त, पक्त, अनु, यदु, ध्रुव, पक्त, भलानस, विषादी, अनिल। अनिल लिख लीजिए। अनु, ध्रुव, यदु, तुर्वस, पक्त, भलानस, बिसाड़िन, अनिल, सीवी। सीवी 5 ठो इधर हो गया, 5 ठो इधर हो गया, ठीक है। इसको याद रखिए। पंचजन में कौन है, अनु, यदु, यनु, ध्रुव, यदु, तुर्वस, पुरु। ये 5 लोगों को क्या नाम दिया गया है, हाँ क्या कह रही हो, हाँ ये 5 जन है आर्य वाले, इनको पंचजन कहा जाता है। यही 5 जन का एग्जाम में पूछा जाता है कि वो कौन कौन से थे। अच्छा, ये युद्ध हुआ होगा इन दोनों के बीच में, तो जीता कौन होगा, विजय किसको प्राप्त हुआ, तो सुदास की जीत हुई थी। चलिए लिख लीजिए इसको। यानी कौन सा कबीला जीता, अच्छा सुदास किस कबीले का प्रधान था, तो लिखे ही नहीं, हाँ अच्छे से लिख रहा, भरत कबीला, हाँ तो कौन सा कबीला जीत गया है, भरत कबीला जीत गया, ठीक है। चलिए आज यही तक रह, नेक्स्ट कल की क्लास में देखा जाएगा, ठीक है।